हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अर्पित दुबे। वेलकम टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्टूडेंट की तैयारी जो है अच्छी तरीके से चल रही होगी। और आज की वीडियो में हम जियोग्राफी के रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन को करेंगे। और ये क्वेश्चन जो होंगे आपके वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे। और इसके साथ साथ जो है सभी वीडियोस के पीछे आपको एक शॉर्ट नोट्स देखने को मिलेगा, जो आपको जो है अगर मान लीजिए क्वेश्चन अलग तरीके से कुछ पूछा जा सकता है तो उसके बारे में भी आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी देगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मार्ड सॉइल इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। मतलब मार्ड मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तरी उत्तर प्रदेश में। सेकंड ऑप्शन है दक्षिणी उत्तर प्रदेश में। थर्ड ऑप्शन है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मांड जो मिट्टी होती है वो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में जो है पाई जाती है। आप ध्यान रखेंगे, मांड टाइप की मिट्टी। मांड मतलब वो मिट्टी जो काफ़ी गीली होती है, ठीक है, जिसे हम खादर मिट्टी भी कह सकते हैं। और इसका रीज़न ये है क्योंकि गंगा जो है उत्तर प्रदेश से होती हुई जाती है और उससे दक्षिण दक्षिण उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने एरिए हैं वहाँ पर गीली मिट्टी यानी मार्ड टाइप की मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और इसके अलावा जो है मैंने आपको कहा था शॉर्ट पॉइंट भी होंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मार्ड मिट्टी आमतौर पर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। इसके अलावा कुछ और बिंदु भी दे रखा है इसके बारे में कि मार्ड मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है। इसमें बताया गया मार्ड मिट्टी में सिलिका जो होता है 60% होता है, लोहा जो है 50% होता है, इसके अलावा एल्यूमिनियम जो है 25% होता है। तो यहाँ पर परसेंटेज क्वेश्चन में आपको नहीं पूछेगा, उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन में इस तरीके से ही पूछ सकता है कि मार्ड मिट्टी में जो है कौन कौन से तत्व जो है खनिज तत्व पाए जाते हैं। तो इसमें सिलिका, लोहा और एल्यूमिनियम। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इस प्रकार की मिट्टी में कृषि करना जो है कठिन होता है। और इसके अलावा जो है दक्षिणी पठार कैरिबियन पूर्व काल में बना था, जिसे बुंदेलखंड और बेघल खंड के क्षेत्रों में भी जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है उड़ीसा में लौह अयस्क कहाँ स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है मयूरभंज जिला। सेकंड ऑप्शन है केंदुझर जिला। थर्ड ऑप्शन है एक और दोनों। फोर्थ ऑप्शन है कोरापुट जिला। तो उड़ीसा में जो लौह अयस्क है वो मयूरभंज और केंदुझर दोनों जिलों में जो है लौह अयस्क मौजूद है भरपूर मात्रा में। ध्यान रखेंगे आप। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम। मयूरभंज जिला मयूरभंज और केंदुझर, जिसे केऊंझर भी कहते हैं, जिले में लौह अयस्क की उपस्थिति वाले बेल्ट का हिस्सा है। मतलब यहाँ पर भरपूर मात्रा में जो है लौह अयस्क पाया जाता है। बादाम पहाड़ खान यहाँ स्थित है। उच्च वर्ग के लौह अयस्क को पारादीप बंदरगाह के माध्यम से यहाँ से निर्यात किया जाता है। इसके बारे में अधिक जानकारी आप जो है ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है चना। सेकंड ऑप्शन है कपास। थर्ड ऑप्शन है मटर। फोर्थ ऑप्शन है गेहूं। तो खरीफ फसल का उदाहरण इनमें से कौन सा है। सेकंड ऑप्शन यानी कपास। कपास जो है आपका खरीफ फसल का उदाहरण है। अगर आप इसके बारे में और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप लूसेंट की बुक खरीदिए, उसमें इसके बारे में डिटेल से दिया हुआ है। उसके बाद आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपके लिए और लाभकारी होगा। इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं खरीफ ऋतु के बारे में या खरीफ फसलों के बारे में, क्योंकि खरीफ फसलें वही होती है जो खरीफ ऋतु में जो है उत्पादित की जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है खरीफ फसलों को मानसून फसलों के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि मानसून के मौसम में इनकी खेती की जाती है। सेकंड पॉइंट में दिया गया ये फसलें बारिश के मौसम की शुरुआत में बोई जाती है, यानी आप लगा लीजिए जून जुलाई अगस्त के मौसम में जो है ये फसलें बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल के महीने में ये फसलें काट ली जाती हैं।
थर्ड पॉइंट में दिया गया है चावल, मक्का, बाजरा, रागी, शरबत, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि जो है खरीफ फसलें हैं। याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कौन सा राज्य उत्तर पूर्व की 7 बहनों का हिस्सा नहीं है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा जो है राज्य 7 बहनों का हिस्सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है मेघालय, सेकंड ऑप्शन है सिक्किम, थर्ड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है त्रिपुरा। तो सिक्किम राज्य ऐसा राज्य है जो 7 बहनों की कैटेगरी में नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है सेकंड ऑप्शन। थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं 7 बहनों के बारे में। तो सबसे बड़ा क्षेत्र जो है 7 बहनों में अरुणाचल प्रदेश का है। इसके अलावा सबसे छोटा क्षेत्र किसका है? त्रिपुरा का। याद रखेंगे आप, कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा सबसे अधिक जनसंख्या वाला असम है, और सबसे कम जनसंख्या वाला मिजोरम है, और सबसे अधिक जनसंख्या धनवत असम में है। याद रखेंगे। और सबसे कम जनसंख्या धनवत अरुणाचल प्रदेश में, मतलब धनवत तो मतलब औसत एवरेज की बात की जा रही है। इसके अलावा उच्चतम साक्षरता जो है मिजोरम में देखने को आपको मिलेगी, और कम साक्षरता जो है अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में स्थित है, मांजुली नदी द्वीप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देख लीजिए, कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर आएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड भारत का सबसे लंबा पुल असम में लोहित नदी पर बना भूपेंद्र हजारिका ब्रिज है। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी जो आ रही है आपकी अरुणाचल प्रदेश से होते हुए और बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है, तो उसी पे जो है भूपेंद्र हजारिका ब्रिज बना हुआ है, और उसी नदी पे जो है मांजुली नदी द्वीप स्थित है। याद रखिएगा, नदी द्वीप है, और सरकार ने इसे जो है जिला भी घोषित किया हुआ है। याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये आपकी इमेज है कुछ इस तरीके का, जिसमें 7 बहनों का जो है चित्र दिखाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा जो है साझा नहीं करता। तो म्यांमार आप जानते होंगे कि पूरब साइड में है और नीचे की साइड है, मतलब बंगाल की खाड़ी के साइड में है लगभग। तो फर्स्ट ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है मिजोरम, थर्ड ऑप्शन है मणिपुर, फोर्थ ऑप्शन है सिक्किम। तो इनमें से कौन सा राज्य मतलब उसके म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, वो है सिक्किम। सिक्किम आप जानते हैं वो नेपाल के बगल में है, म्यांमार है आपका मिजोरम साइड में, तो वो कहाँ सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, याद रखेंगे आप। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। सिक्किम भूटान, चीन और नेपाल के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। सिक्किम किसके साथ साथ करता है? भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, चीन के साथ और नेपाल के साथ। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा कर रहे हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। कई बार ऑप्शन में आपको सिक्किम देखने को ना मिले। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आप याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। सैंडल पर्वत डैश में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। फर्स्ट ऑप्शन है द ग्रेट निकोबार, सेकंड ऑप्शन है मध्य अंडमान, थर्ड ऑप्शन है छोटा अंडमान, फोर्थ ऑप्शन है उत्तरी अंडमान। तो सैंडल जो पर्वत है वो उत्तरी अंडमान में जो है स्थित है, और निकोबार द्वीप समूह के सबसे ऊंची चोटी है ये। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाक्योंग हवाई अड्डा डैश में स्थित है। तो पाक्योंग जो हवाई अड्डा है वो कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है सिक्किम में स्थित है, सेकंड ऑप्शन है असम, थर्ड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है नागालैंड। तो पाक्योंग हवाई अड्डा जो है आपका सिक्किम में स्थित है। याद रखना आप। ये इसलिए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्योंकि
इनकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है कि पूर्वी जो राज्य हैं हमारे, वहाँ पर भी कौन कौन से हवाई अड्डे स्थित हैं। ठीक है, इसीलिए इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इसमें हवाई अड्डा बताया गया है और राज्य बताया गया है कि कौन से राज्य में, पूर्वी राज्य में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है। आप देख लीजिएगा, ठीक है, और ना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं इसकी PDF बाद में आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। आगे क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। जोजिला दर्रा जो है वो किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है जास्कर श्रृंखला, सेकंड ऑप्शन है लद्दाख श्रृंखला, थर्ड ऑप्शन है पूर्वी कारोकारम श्रृंखला, फोर्थ ऑप्शन है धौलाधार श्रृंखला। तो जोजिला दर्रा जो है वो आपका लद्दाख श्रृंखला में स्थित है। लद्दाख आप जानते हैं कश्मीर में है, वो लगभग कश्मीर के बगल में है, और वहाँ से जो है आपकी सिंधु नदी निकलती है, तो इसीलिए जो है वहाँ पर एक दर्रे का निर्माण होता है। इसीलिए लद्दाख श्रृंखला में जो है जोजिला दर्रा जो है स्थित है, याद रखिएगा आप। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की जास्कर श्रृंखला में है, और श्रीनगर से लेह जाने का सड़क मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है, ये भी याद रखिएगा। इसे सिंधु नदी द्वारा जो है इस दर्रे को बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। फर्स्ट ऑप्शन है 6 राज्य, सेकंड ऑप्शन है 7 राज्य, थर्ड ऑप्शन है 8 राज्य, और फोर्थ ऑप्शन है 9 राज्य। तो कर्क रेखा आपकी जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। और आप कमेंट करके बताइएगा वो कौन से 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 8 राज्यों की लिस्ट भी दी हुई है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आप याद कीजिएगा इन सभी तथ्यों को। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, इनमें से किस बंदरगाह को न्यू मैंगलोर पोर्ट के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मुरगांव बंदरगाह, सेकंड ऑप्शन है पानमबुर बंदरगाह, थर्ड ऑप्शन है कादला बंदरगाह, फोर्थ ऑप्शन है तूतीकोरिन बंदरगाह। तो बताइए आप सोचिए। अगर आपने इस तरीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपका जो है पेपर काफ़ी अच्छा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पानमबुर बंदरगाह जो है वो न्यू मैंगलोर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। पानमबुर बंदरगाह को न्यू मैंगलोर पोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में स्थित है, याद रखिएगा। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर स्थित है। यहाँ कांडला जो है बंदरगाह, उसके भी बारे में बताया गया है वो कहाँ पर स्थित है। इसके अलावा मुरमुगाओ गोवा का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, मुरमुगाओ, याद रखिएगा, जो जुआरी मुहाना के प्रवेश द्वार पर स्थित है। और इसके अलावा तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा। बंदरगाह से रिलेटेड भी जियोग्राफी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज हल्दिया जलमार्ग को डैश के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय जलमार्ग 2, सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रीय जलमार्ग 4, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रीय जलमार्ग 1, और फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्रीय जलमार्ग 3। तो प्रयागराज और हल्दिया जो है जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। तीस्ता फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है सियांग, थर्ड ऑप्शन है टोन्स, फोर्थ ऑप्शन है मानस। तो
टोंस जो है नदी वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है बल्कि गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, याद रखिएगा, गंगा या यमुना की सहायक नदी है टोंस नदी। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी का जो है तंत्र का चित्र दिखाया गया है, कैसे अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम और असम से होते हुए बांग्लादेश में जाके अपना जो है ब्रह्मपुत्र नदी पानी गिराती है, और इनकी सहायक नदियाँ भी यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। फर्स्ट ऑप्शन है जोजिला दर्रा, सेकंड ऑप्शन है नाथुला दर्रा, थर्ड ऑप्शन है लीपुलिलेख दर्रा, फोर्थ ऑप्शन है सीपकला दर्रा। तो सतलज नदी जो हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, वहाँ पर एक दर्रे का निर्माण करती है जिसे सीपकला दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम। सीपकला भारत तिब्बत की सीमा पर एक पहाड़ी दर्रा है, ठीक है, याद रखिएगा, और सीमा चौक भी है एक। सतलज नदी इस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। यह हिमाचल प्रदेश, भारत और तिब्बत राज्य में किन्नौर जिले में स्थित है। यह दर्रा सिक्किम में नाथुला और उत्तर प्रदेश के लेखपुर दर्रा जो है उसके बाद तिब्बत के साथ व्यापार के लिए भारत की तीसरी सीमा पोस्ट है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है द लिटिल अंडमान पर, सेकंड ऑप्शन है द ग्रेट निकोबार, थर्ड ऑप्शन है द साउथ अंडमान, फोर्थ ऑप्शन है द नॉर्थ अंडमान। तो पोर्ट ब्लेयर जो है आपका वो द साउथ अंडमान द्वीप पर स्थित है, याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान द्वीप पर स्थित है और भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है ये। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार समूह की राजधानी क्या है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से किसे जो है पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है देहरादून, सेकंड ऑप्शन है कोडाईकनाल, थर्ड ऑप्शन है दार्जिलिंग, फोर्थ ऑप्शन है ऊटी। तो कोडाईकनाल को पर्वत पर्यटन स्थलों की जो है राजकुमारी के रूप में जाना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे आप। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। 2100 मीटर की ऊंचाई वाले कोडाईकनाल को पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। यह तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा, और पश्चिमी घाट का ये हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है बोत्सवाना, सेकंड ऑप्शन है तुर्कमेनिस्तान, थर्ड ऑप्शन है मंगोलिया, फोर्थ ऑप्शन है अंटार्कटिका। तो गोबी रेगिस्तान मंगोलिया में स्थित है, ध्यान रखेंगे। गोबी रेगिस्तान मंगोलिया में स्थित है। यह कुल मिला के एक ठंडा रेगिस्तान है। इसकी विशेषताएं बताई गई हैं आपको। यह अपने डायनासोर जीवाश्म के खजाने के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो मंगोलिया में कौन से रेगिस्तान में डायनासोर जीवाश्म पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा गोबी रेगिस्तान में। गोबी रेगिस्तान का क्षेत्रफल बताया गया है। इसके अलावा जो है अंटार्कटिका रेगिस्तान में जो है ये पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में आप ठीक से पढ़ लीजिएगा। कौन सा महासागर एस आकार का है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रशांत महासागर, सेकंड ऑप्शन है अंटार्कटिका महासागर, थर्ड ऑप्शन है भूमध्य सागर फोर्थ ऑप्शन है हिंद महासागर। तो अंटार्कटिका महासागर को एस आकार का महासागर भी कहा जाता है। वो एस आकार में ही बना हुआ है लगभग, इसीलिए जो है उसे एस आकार का महासागर कहा जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बारे में यहाँ नीचे आपको डिटेल में दिया गया है, आप इसे पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुंडनकुलम प्रसिद्ध है।
फर्स्ट ऑप्शन परमाणु ऊर्जा संयंत्र के रूप में ये प्रसिद्ध है। सेकंड ऑप्शन है ताप विद्युत संयंत्र के रूप में जो है प्रसिद्ध है। थर्ड ऑप्शन है जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु के प्रमुख बंदरगाहों में से ये एक है। तो कुंडलकुलम ये एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसको ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। और जो तमिलनाडु के तिरुवनंतपुरम जिले के कुंडनकुलम में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दक्कन का पठार कितने भारतीय राज्यों में फैला हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है 5, सेकंड ऑप्शन है 8, थर्ड ऑप्शन है 6, फोर्थ ऑप्शन है 3। तो दक्कन का पठार जो है 8 भारतीय राज्यों में है फैला हुआ है, याद रखेंगे आप। इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं हम, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दक्कन का पठार एक बड़ा पठार है जो दक्षिण भारत के अधिकांश भाग को शामिल करता है अपने में। यह त्रिभुजाकार है जो 3 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। आगे दिया गया है पठार दो पर्वत श्रृंखलाओं पश्चिमी और पूर्वी घाट के बीच स्थित है। ये पठार कौन सा? दक्कन पठार। इसके बारे में आगे दिया है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला लंबी है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से आंध्रत को दक्कन के पठार तक पहुंचने से रोकती है। तो मतलब वहाँ से जो मानसून आता है उसको कौन रोकता है? दक्कन पठार। यही कारण है कि दक्कन पठार के क्षेत्र बहुत कम जो है क्षेत्र में वर्षा होती है, ठीक है। और ये आपके सामने दक्कन पठार का कुछ इस तरीके से इमेज दिखाया गया है। और सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर इस सीरीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।